दोस्तों नमस्कार। चैनल के इस नए वीडियो पर मैं पीसी मिश्रा आप सबों का स्वागत करता हूं और आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगा, इसलिए आपसे आग्रह रहेगा कि इस वीडियो को पूरा देखें। आज हम लोग के सामने जो विषय है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक, अंग्रेजों ने हमें गुलाम बनाया, आधुनिक काल के इतिहास में हम लोगों ने पढ़ा और हम लोगों ने इस गुलामी के खिलाफ एक लड़ाई लड़ी और अंत में हम लोगों ने 15 अगस्त 1947 को देश को अंग्रेजों से आज़ाद करवाया। ये कहानी मालूम है ना? हाँ, वही लड़ाई, वही चीज़ पढ़ना है हम लोग को। जो अंग्रेजों के खिलाफ एक लड़ाई लड़ी गई, ये भारतीय इतिहास का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है। ऐसे भी जानकारी के भी लिहाज से हर एक आदमी को कम से कम, भारतीय नागरिक को भारत का राष्ट्रीय आंदोलन जरूर पढ़ना चाहिए, है ना? हाँ, और परीक्षा के दृष्टिकोण से ये बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें 3 शब्द हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, है ना? चलो भारतीय शब्द को समझे। यह भारतीय शब्द संबोधित करता है न केवल भारत को। जिस काल का यह आंदोलन हुआ था तो उस समय में पाकिस्तान, जो आज का पाकिस्तान है, वो भी इसी में सम्मिलित था। आज का बांग्लादेश इसी में सम्मिलित था। यह हमारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन केवल भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ही था, यह भारतीय उपमहाद्वीप का राष्ट्रीय आंदोलन था, जिसमें आज के 3 देश, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सभी शामिल थे। 1940 के बाद में वो लोग अलग हुए, उसके पहले 1940 तक तो सब यूनिफाइड ही था। सब कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में भी होता था, कांग्रेस का अधिवेशन ढाका में भी होता था, नहीं है ना? हाँ, तो इसलिए उस काल का जो भारत है, तो 1947 के भारत का जो मानचित्र है, उससे हम लोग इसको नहीं देखें। हाँ, इस भारत में शामिल था आज का पाकिस्तान भी, आज का बांग्लादेश में। राष्ट्रीय जो ड्राइविंग फोर्स था, इस आंदोलन के पीछे जो ड्राइविंग फोर्स था, दैट वाज राष्ट्रीयता की भावना, राष्ट्रीयता की भावना, राष्ट्रीयता की भावना, राष्ट्रीयता की भावना। यह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन अगर ऑफिशियली देखे तो 1885 में कांग्रेस की स्थापना के साथ शुरू हुआ और 1947 तक चला। लगभग 62 वर्षों का यह आंदोलन था। 3 पीढ़ियों ने इस आंदोलन में भाग लिया और तब जाकर हमारा आंदोलन सफल हुआ। जिस पीढ़ी ने आंदोलन शुरू किया, उस पीढ़ी ने आजादी नहीं देखी, आजादी उसकी अगली पीढ़ी ने देखी, को मिली, हम लोगों ने देखी, जो हम लोग उनके अगली पीढ़ी। और इसलिए 62 वर्षों तक चलने वाले, 3 पीढ़ियों तक चलने वाले इस आंदोलन के बीच में जो ड्राइविंग फोर्स था, जो मेन ड्राइविंग फोर्स था, वो था राष्ट्रीयता। इस काल में, खासकर 1850 के बाद के दशकों में, जैसे जैसे भारतवर्ष में पाश्चात्य शिक्षा का विकास होता गया, पाश्चात्य शिक्षा का विकास होता गया, वैसे वैसे लोगों ने जानना समझना शुरू किया, राष्ट्रवाद को समझना शुरू किया। जब एक भौगोलिक क्षेत्र में, किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में कोई व्यक्ति इस भाग में रह रहा है, इस क्षेत्र के, कोई इस भाग में रह रहा है, इस भाग में रह रहा है, कोई इस भाग में रह रहा है, जब सब लोगों को लगने लगे कि हम लोग का इतिहास एक है, हम लोग की संस्कृति एक है, रहन सहन, आचार विचार सब एक है, इसलिए हम एक हैं, ये भावना, इसी भावना को कहा जाता है कि राष्ट्रीयता। केरल के लोग भी इसमें शामिल थे, बंगाल के भी लोग इसमें शामिल थे, लाहौर के भी लोग इसमें शामिल थे, पूरा सब राष्ट्रीयता की भावना से एक दूसरे से जुड़े हुए थे। इसलिए इस राष्ट्रीय आंदोलन में यह राष्ट्रीयता एक प्रबल शक्ति के रूप में सामने आई।
और उसी राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत होकर यह आंदोलन चला और अंततः सफल हुआ यह आंदोलन, है ना। हाँ, भारत के विभिन्न भागों के लोगों को सबको रहने लगा, क्योंकि ब्रिटिश व्यवस्था ने पूरे भारतवर्ष का राजनीतिक एकीकरण कर दिया था और राजनीतिक एकीकरण के साथ साथ प्रशासनिक एकीकरण भी कर दिया था पूरे भारतवर्ष का। एक तरह से पूरे भारत के क्षेत्रों में एक रूपता आ गई थी, व्यवस्थाएं समान थी, इसलिए समस्याएं भी समान थी। एक ही व्यवस्था था ना सब। तमिलनाडु के लोग भी उसी व्यवस्था में है, बंगाल के लोग भी उसी व्यवस्था में है, गुजरात के लोग भी उसी व्यवस्था में है। एक ही व्यवस्था है जो ब्रिटिश व्यवस्था है। हाँ, ये जो राजनीतिक एकीकरण हुआ, इसने मतलब है कि लोगों को राष्ट्रीयता की भावना को फैलाने में बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ब्रिटिश के आगमन के साथ साथ हिंदुस्तान में बहुत सारे आवागमन के साधनों का भी विकास हो गया था। आवागमन के साधनों ने लोगों को एक दूसरे से नजदीक ला दिया था। अब लोग आपस में ज्यादा मिलने जुलने लगे थे। इस काल में पत्रकारिता भी थी, बहुत सारे पत्रिकाएं निकलती थी, प्रेस का विकास हो चुका था। वो सब राष्ट्रीयता की भावना की कैरियर थी। उस तरह के लेख आलेख वगैरह सब निकला करते थे उन पत्रिकाओं में। पाश्चात्य शिक्षा के रूप में एक भाषा मिली हम लोगों को, अंग्रेजी। और अंग्रेजी भाषा एक ऐसी भाषा थी जो लगभग हर जगह टूटी फूटी ही सही बोली जाती। तो अंग्रेजी भाषा ने भी लोगों को जोड़ने में मदद पहुंचाई। कहने का मतलब है कि ब्रिटिश व्यवस्था ने जो एकीकरण कर दिया था, इसने लोगों को एक दूसरे के करीब ला दिया था। अंग्रेजों ने यह सोच के नहीं किया था, उनको अपनी जरूरतों के हिसाब से किया था। राष्ट्रीयता, लोकतंत्र इत्यादि पाश्चात्य विचारधारा है, तो वो यहां पर आए। भारत में राष्ट्रीयता के विकास के लिए जो परिस्थितियां थी, उस परिस्थितियां अंग्रेजों ने ही पैदा की। हाँ, यह भी तय है कि अंग्रेज नहीं आते तो फिर राष्ट्रीयता की भावना का भी विकास नहीं होता। हाँ, उन्हीं की नीतियों की वजह से आपका कहा जाता है कि कहीं न कहीं एकीकरण हुआ लोगों के बीच। सब लोग एक तरह का समस्या से जूझने लगा, एक ही सिस्टम से सबको दिक्कत होने लगा। और इसी भावना से प्रेरित होकर पूरे भारत के लोगों ने इस आंदोलन में इसमें भाग लिया था। हर प्रांत, हर क्षेत्र, हर भाषा के लोगों ने इसमें भाग लिया था। यह आंदोलन था। यह 1857 की तरह विद्रोह नहीं था। विद्रोह और आंदोलन में थोड़ा फर्क होता है। एक आंदोलनकारी ज्यादा मेच्योर्ड होता है, वो प्रभोक होकर कोई काम नहीं करता है, लोकतांत्रिक तरीके से काम करता है। हर कदम उसके सोच समझकर, प्रभोक होकर कोई काम नहीं कर लेगा आंदोलन का। बाबू कुंवर सिंह विद्रोही थे, महात्मा गांधी विद्रोही नहीं थे। महात्मा गांधी आंदोलनकारी थे। चीजों को सब व्यवस्थित रख के अब स्वयं क्लियर होना, लोगों को सामने स्पष्ट करना नहीं, इस तरह से सोच समझकर चलाया गया। हर कदम सोच समझकर उठाया गया। नहीं, इस तरह का आंदोलन था आपका। यह हमारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन था। एकदम एक कुशल नेतृत्व रहा, एक कुशल नेतृत्व रहा। दादा भाई नेहरू से लेकर महात्मा गांधी तक एक कुशल नेतृत्व मिला इसको, इस आंदोलन को, और यह आंदोलन सफल हो गया। ठीक, यह हमारा राष्ट्रीय आंदोलन था क्या बेसिकली। अगर और समझने का प्रयास करें तो हमारा राष्ट्रीय आंदोलन एक मध्यवर्गीय आंदोलन था। यह शिक्षित मध्यम वर्ग के लोगों के द्वारा चलाया गया था। शुरुआत में उच्च वर्ग के लोग आए और बाद में मध्यम वर्ग के लोग ज्यादा से ज्यादा आते चले गए और अंततः समाज का जो सबसे निम्न वर्ग था उसको भी इन्होंने जोड़ा और धीरे धीरे यह आंदोलन व्यापक होता चला गया।
वैसे लोग जो पाश्चात्य शिक्षा से शिक्षित थे, वैसे लोग जो बैरिस्ट्री करने के लिए लंदन जाते थे और लंदन में जाकर देखते थे कि एक स्वतंत्र नागरिक का स्वतंत्र जीवन क्या होता है, वही अंग्रेज अपने यहाँ लोगों को कैसे रखे हुए हैं और वही अंग्रेज हम लोगों को यहाँ कैसे रखे हुए हैं, फर्क साफ समझ में आता था। और वही व्यवस्था चाह रहे थे हिंदुस्तान में। इसलिए शिक्षित मध्यम वर्ग के द्वारा आंदोलन था, ये पार्टी के द्वारा चलाया गया आंदोलन था, ये एक लोकतांत्रिक पार्टी के द्वारा चलाया गया था। इस पार्टी का नाम था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पढ़ेंगे हम लोग अभी और भी इसके बारे में कुछ। 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। ये जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन चलाया गया था, एक पार्टी के द्वारा चलाया गया था। इस आंदोलन के जितने भी नेता थे वो पार्टी के नेता थे, कांग्रेस के नेता थे। वो आंदोलन का संचालन पार्टी कर रही थी, जो लोकतांत्रिक तरीके से स्वयं भी संचालित होती थी। ये वेस्टर्न स्टाइल का मूवमेंट था, पाश्चात्य देशों में ही ऐसा होता था। ये पार्टी के द्वारा चलाया गया आंदोलन था। राष्ट्रीयता की भावना को विकसित करने में कुछ ब्रिटिश वायसराय वगैरह की भी नीतियां कारण रही, खासकर लिट्टन का काल। लिट्टन की कुछ ऐसी नीतियां रही जैसे आर्म्स एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, इत्यादि के माध्यम से लिट्टन ने भारतीय लोगों की स्वतंत्रता को छीनने का प्रयास किया और इसमें लोगों ने आक्रोश उत्पन्न किया। जो ब्रिटिश औपनिवेशिक नीति थी, उसने भारतीय समाज को कि हर वर्ग को आर्थिक रूप से चोट पहुंचाई थी, सबको। सामान्य आक्रोश तो हिंदुस्तान में था ही था ब्रिटिश सिस्टम के खिलाफ। और उसके बाद लिट्टन के इन नीतियों में कहा जाता है कि आग में घी डालने का काम किया। और सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी उठी इल्बर्ट बिल को लेकर। हाँ, ये इल्बर्ट बिल विवाद, यह 1883 में आया था। हाँ, ये रिपन के काल में आया था। इल्बर्ट बिल से पहले यह व्यवस्था थी कि अगर कोई यूरोपियों का कोई भी मुकदमा है तो उसे भारतीय जज ट्रायल नहीं कर सकता, वो भारतीय जज के अधीन उसकी सुनवाई नहीं हो सकती। ठीक, ये पहले व्यवस्था थी। इल्बर्ट बिल कहता था कि नहीं, अब वो जज तो जज है, अगर वो इंडियन जज है तो केस उसके सामने भारतीय को हो चाहे यूरोपीय, कोई फर्क नहीं है, वो जज है तो उसको सुनने का अधिकार है। भारतीय जज को यूरोपीय के खिलाफ मुकदमा सुनने का अधिकार है। जॉन इल्बर्ट ने इस बिल को तैयार किया था, इसलिए इसको इल्बर्ट बिल के नाम से जाना जाता है। लेकिन जैसे ही यह बिल सामने आया, इसका विरोध शुरू हुआ भारत से लेकर लंदन तक। नहीं पारित होने दिया उन लोगों ने, लगे ना ये कैसे होगा। एक तरफ हम उन लोग पर शासन कर रहे हैं और दूसरा वहां का लोग हम लोग का मुकदमा सुनेगा, क्या ये नहीं ना होगा। ये दोनों बातें एक साथ नहीं चल सकती। इसलिए पूरा विरोध हुआ और इल्बर्ट बिल पारित नहीं हो पाया। इसने भारतीय लोगों को बहुत ज्यादा आक्रोशित किया और तब हमारे उस काल के नेताओं ने एक अखिल भारतीय संगठन की आवश्यकता महसूस की और इसी आवश्यकता ने 1885 में
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जन्म दिया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जन्म दिया। हालांकि कांग्रेस के स्थापना से भी पहले राजनीतिक संगठन की एक परंपरा विकसित हो चुकी थी भारतवर्ष में। धार्मिक सामाजिक संगठन तो लोग पहले से बनाते थे, उन लोगों ने राजनीतिक संगठन भी बनाना शुरू किया। और बंगाल एक संगठन बना, बंग भाषा प्रकाशक सभा, बंगाल में आया। राजा राम मोहन राय के अनुयायियों ने इसको बनाया था। एक लैंड होल्डर सोसाइटी बनी थी, एक लैंड होल्डर्स सोसाइटी बनी थी। जो जमींदारों के हितों पे काम करती थी। एक संगठन बना था, ईस्ट इंडिया संगठन, ईस्ट इंडिया संगठन, ईस्ट इंडिया संगठन, ईस्ट इंडिया संगठन। सब लोग राजनीतिक संगठन थे और अपनी मांगों को लेकर ब्रिटिश सरकार के सामने प्रस्तुत होते रहते थे। दादा भाई नौरोजी ने लंदन में ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, की स्थापना की ताकि ब्रिटिश जनमत को भारत के बारे में बताया जा सके। जमींदार लोगों का अपना मांग था, उनका जो है संसद नीति जो थी इसमें जमींदारी नीलाम कर दी जाती थी, उन सब के खिलाफ द्वारकानाथ टैगोर इसके नेता थे। लेकिन कांग्रेस से पहले जितना भी संगठन स्थापित हुआ, हाँ, उसमें एक संगठन के बारे में जरूर जिक्र करेंगे हम लोग, वो था इंडियन एसोसिएशन, कलकत्ता का इंडियन एसोसिएशन। यह 1876 में बना था। सूरजराज बनर्जी, आनंद मोहन बोस, हालांकि इस संगठन से पहले एक इंडियन लीग की स्थापना की गई थी शिशिर कुमार घोष के द्वारा। लेकिन बाद में इंडियन लीग का ही विकसित रूप इंडियन एसोसिएशन के रूप में सामने आया। इस संगठन में कुछ मुद्दों पर ब्रिटिश सरकार का खुलकर विरोध हुआ। खासकर 21 साल से 19 साल जो सिविल सर्विसेज में आईसीएस में जाने की जो अधिकतम उम्र सीमा का जो मामला था, जिसको 21 से घटाकर 19 कर दिया था, उसके खिलाफ एस एन बनर्जी ने पूरा हंगामा मचाया, पूरा इस आंदोलन के लेकर आगे बढ़े। और ये सबसे मुखर आनंद मोहन सूरजराज बनर्जी भी जो थे वो आईसीएस ही थे, लेकिन उनको बर्खास्त कर दिया गया था। और उन्होंने सिविल सेवा में अधिकतम उम्र सीमा कम करने के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाने का प्रयास किया। तो कहने का मतलब है कि ब्रिटिश के खिलाफ संगठन बनाना, अपनी बातों को सामने रखना, हाँ, यह परंपरा कांग्रेस की स्थापना से पहले ही हो चुकी थी भारतवर्ष में। जब लिप्टन का जब शोषण की नीति सब खुलकर सामने आया, दमनकारी नीति जब सबसे सामने आया, तब एल्बर्ट बिल का जब मुद्दा सामने आया, तब हमारे उस काल के नेताओं को लगा कि नहीं, हाँ, एक संगठन राष्ट्रीय स्तर का होना चाहिए। कांग्रेस के पहले के जितने भी संगठन सब थे, कोई भी राष्ट्रीय स्तर का नहीं था, वो सभी क्षेत्र विशेष का संगठन था। हाँ, जिस क्षेत्र में लोग कार्यरत थे उनका दायरा क्षेत्रीय ही था, उनका मुद्दा भी क्षेत्रीय ही था। उतने बड़े दबाव समूह के रूप में वो लोग काम नहीं कर सकते थे, और इसीलिए एक राष्ट्रीय स्तर पर एक संगठन की आवश्यकता हुई। और तब 1885 में मात्र 72 लोगों के द्वारा, हाँ, मुंबई में
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नामक पार्टी की स्थापना कर दी गई। कांग्रेस की स्थापना के पीछे कई सिद्धांत हैं। चूंकि कांग्रेस के फादर ऑफ कांग्रेस कहा जाता है एओ ह्यूम को, और इन्हीं के प्रयासों से कांग्रेस की स्थापना हुई। प्रथम सचिव भी यही बने थे। ये एक अंग्रेज के द्वारा कांग्रेस की स्थापना किया जाना कई विचारों को जन्म देता है। पहला जो विचार आपका लाला लाजपत राय ने दिया था, पहला विचार लाला लाजपत राय ने दिया, जिसको सेफ्टी वाल्व सिद्धांत कहा जाता है। जिसका मानना था कि कांग्रेस की स्थापना अंग्रेजों ने करवाई थी, एओ ह्यूम के माध्यम से, डफरिन ने करवाई थी, ताकि कांग्रेस का प्रयोग वो एक सेफ्टी वाल्व के रूप में किया जा सके। उन लोगों को लगा कि भारतीय लोगों का एक राष्ट्रीय स्तर का संगठन होना चाहिए। उन लोगों को रिपोर्ट मिल रहा था कि असंतोष तो था ही ब्रिटिश नीतियों के खिलाफ, समाज में हर जगह हर वर्ग में असंतोष तो था ही था। 1857 का जो विद्रोह हुआ था वो अचानक हो गया था। अंग्रेज को आश्चर्य लगा था कैसे हो गया, और जब असंतोष है तो अगला भी विद्रोह हो सकता है। तो इसी संभावित विद्रोह को हैंडल करने के लिए डफरिन के कहने पर एओ ह्यूम ने कहा जाता है कि कांग्रेस की स्थापना कर दी, ताकि वो सेफ्टी वाल्व, जो असंतोष हो कांग्रेस में आए और कांग्रेस सेफ्टी वाल्व के रूप में अपना सिटी कंजेशन, एक्स्ट्रा प्रेशर जो होता है वो रिलीज हो जाता है सेफ्टी वाल्व से, है ना। तो कांग्रेस को इस रूप में उपयोग करने का सोचा, लेकिन यह सिद्धांत उतना सही नहीं है, क्योंकि बाद में चलकर अगर ऐसा होता तो कांग्रेस के समर्थन में होते। अगर कांग्रेस ने अगर ब्रिटिश सरकार ने ही अगर स्थापित करवाया होता कांग्रेस को, तब तो दोनों का संबंध ठीक ठाक रहता। लेकिन 85-86 के बाद से कांग्रेस और ब्रिटिश सरकार का संबंध बिगड़ने लगा, है ना। शुरुआत तो ठीक थी, डफरिन ने गार्डन पार्टी भी दी थी कांग्रेस के नेताओं को बुलाकर, लेकिन जब कांग्रेस अपने असली रूप में सामने आने लगा अपने प्रस्तावों के माध्यम से, तब डफरिन का स्टैंड निगेटिव हो गया, है ना। माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी ऑफ द इंडियंस, बहुत छोटा समूह है। तो उसको डिग्रेड करने का प्रयास किया। ये एक सिद्धांत ये है, वो था कि आपका लाइटनिंग कंडक्टर सिद्धांत, त्वरित चालक सिद्धांत। ये गोखले जी का दिया हुआ था। कि कांग्रेस के स्थापना में एओ ह्यूम का सहयोग इसलिए लिया गया क्योंकि एओ ह्यूम त्वरित चालक का काम करेंगे। त्वरित चालक क्या करता है? आपके घर पर बिजली गिरने नहीं देता है ना, वो बिजली को पास करा देता है त्वरित चालक, बस वही। अंग्रेजों का कांग्रेस में रहना एक त्वरित चालक का काम करेगा ना। बाकी सभा विद्रोह आंदोलन दबा सकता है आपका, लेकिन कांग्रेस चूंकि उसमें अपना एओ ह्यूम की उपस्थिति है, इस वजह से वो दमन उन पर नहीं होगा। और इसलिए एओ ह्यूम का होना एक लाइटनिंग कंडक्टर की तरह था। लेकिन इन सिद्धांतों से अलग हटकर हम लोग सोचे, एक्चुअली वो उस काल के भारतीय लोगों की जरूरत थी। जो अंग्रेज की नीतियां रही, जब पाश्चात्य शिक्षा का विकास हुआ हिंदुस्तान में, जब एक पढ़ा लिखा वर्ग सामने आया, जब उसने सोचना समझना शुरू किया, जब उसने इकोनॉमिक्स पढ़ा, समझा कैसे हमारा अंग्रेज शोषण कर रहा है, जब उसने राजनीति पढ़ा, शास्त्र पढ़ा, जब उसने इंडिया का ग्लोरियस हिस्ट्री पढ़ा। अंग्रेज लोग ने घोषित कर दिया था कि तुम लोग काला आदमी, जंगली आदमी किसी काम का नहीं है, लेकिन हमारा एक लेगेसी, एक स्वर्णिम इतिहास है भारत का। बहुत सारे देशों का नहीं जैसा इतिहास जैसा भारत का है। ये सबसे शिक्षित लोग, जानकार लोग जब सामने आए, उन्हीं लोगों ने नेतृत्व किया इस आंदोलन का। ये था, ये उस काल की परिस्थितियों में हमारे भारतीय नेताओं की जरूरत थी। ब्रिटेन के नीतियों ने ऐसी परिस्थिति बना दी।
हमारे कांग्रेस के नेताओं को स्पष्ट लगने लगा कि क्षेत्रीय स्तर पर कार्य करने से कुछ नहीं होगा, राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करना होगा, और तब कांग्रेस का जन्म हुआ। और एकदम त्वरित कारण, मिलवर्ड बिल कंट्रोवर्सी वगैरह त्वरित कारण माना जाता है कांग्रेस की स्थापना का। ये हमारे लोगों की जरूरतें थी, जो राष्ट्रीयता का जो विकास हो रहा था और जितनी राजनीतिक संगठन वगैरह सब कार्य कर रहे थे, जो पत्रकारिता ने जो एक राष्ट्रीयता का माहौल बना दिया था पूरे हिंदुस्तान में, लोग एकजुट होने लगे थे। पूरा का पूरा जो हमारा राष्ट्रीय आंदोलन था, ये राष्ट्रीय आंदोलन इसी कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में गया। जब इस पार्टी का गठन हुआ था, जिसका नाम रखा गया था इंडियन नेशनल यूनियन, इंडियन नेशनल यूनियन, और बाद में चलकर इसका नाम रखा गया इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। कांग्रेस एक अमेरिकी शब्द है, लोगों के समूह को कहा जाता है कांग्रेस। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना है 28 दिसंबर 1885। ये जो हमारा राष्ट्रीय आंदोलन था, उसमें कई विचारधाराएं उभर कर सामने आई थी इस बात पर कि राष्ट्रीय आंदोलन को चलाया कैसे जाए। हाँ, राष्ट्रीय आंदोलन को विधिवत शुरू करने से पहले, पढ़ने से पहले, कांग्रेस के एक्टिविटी को जानने से पहले, इन सब बातों को थोड़ा हम लोग जानते चले। तो विधिवत आपका पहला इसका जो अधिवेशन हुआ था वो हुआ था मुंबई में। कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था मुंबई में। अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। मुंबई में हुए कांग्रेस के अधिवेशन के पहले अध्यक्ष थे WC बनर्जी। सचिव थे एओ ह्यूम। एओ ह्यूम सचिव थे, ये अध्यक्ष थे, ये सचिव थे। तेजपाल संस्कृत विद्यालय मुंबई में जगह था, वहीं पर बैठक हुई थी और 72 लोग मिले थे जो भारत के विभिन्न भागों के थे। 72 लोग थे कि 72 प्रतिनिधि मंडल? प्रतिनिधि मंडल नहीं, 72 प्रतिनिधि। ये मात्र 72 लोगों से कांग्रेस की शुरुआत हुई है। फिर दूसरा अधिवेशन में आपका फिर 436 हो गया, फिर तीसरा अधिवेशन में 1000 से ऊपर हो गया, धीरे धीरे संख्या बढ़ती चली गई। उसका तो लाखों करोड़ों में हो गई कांग्रेस की। दूसरा अधिवेशन कांग्रेस का हुआ कोलकाता में हुआ। दूसरा अधिवेशन कांग्रेस का कोलकाता में हुआ। दादा भाई नेहरूजी इसमें अध्यक्ष बने। अरे कोलकाता में हुआ 1886 का अधिवेशन। हाँ, एक चीज और यहां पर ध्यान देने योग्य है, ये 1885 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी, उसमें इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता नहीं था शामिल। वो जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी का संगठन था ना, ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी आनंद मोहन बोस का संगठन अभी बात किए था ना। हाँ, जो कांग्रेस की स्थापना से पहले हिंदुस्तान का सबसे महत्वपूर्ण संस्था थी, वो इसमें शामिल नहीं हो पाया था कांग्रेस में, क्योंकि वो लोग का अपना अधिवेशन चल रहा था, अपने अधिवेशन में वो लोग व्यस्त था। 86 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी का गुट कांग्रेस में शामिल हुआ और अब जाकर कांग्रेस पूरा हो गया। उस काल के सभी बड़े नेता जो थे वो सभी के सभी कांग्रेस में शामिल हो गए। इंडियन एसोसिएशन भी कांग्रेस में अपना मर्ज कर गया कोलकाता अधिवेशन में। तीसरा अधिवेशन हुआ था आपका मद्रास में। चौथा अधिवेशन हुआ था इलाहाबाद में।
प्रतिवर्ष कांग्रेस अधिवेशन करती थी और प्रस्तावों के माध्यम से सरकार से मांग करती थी, अपनी मांगों को पूरा करने के लिए ब्रिटिश सरकार पर दबाव बनाती थी। और इस तरह से विधिवत तरीके से कांग्रेस ने अपना आंदोलन, एक लोकतांत्रिक आंदोलन एक पार्टी के नेतृत्व में चलाया, यह आंदोलन प्रारंभ हो गया। जब कांग्रेस का मूवमेंट आगे बढ़ा तो इसमें कई विचार सामने आए थे। राष्ट्रीय आंदोलन को कैसे चलाया जाए, मेथड क्या हो, तरीका क्या हो। और इसमें सबसे पहले उभर कर आया, आपका कहा जाता है कि उदारवादी 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 उदारवादी। ये कांग्रेस के बुजुर्ग लोग थे, ओल्ड एज। और इन लोग को सामान्य तौर पर आपका नरम दल के नाम से जाना जाता है। ये लोग सबसे प्रारंभिक जितने भी कांग्रेस के नेता थे सभी उदारवादी थे। और इसलिए 1885 से लेकर 1905 तक का जो काल है वो कांग्रेस का उदारवादी काल कहा जाता है। फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, WC बनर्जी, दिनसा वाचा, ये सब नेता हुआ करते थे। ये लोग कानून के दायरे में रहकर धीरे धीरे राष्ट्रीयता का विकास करके, लोगों में राष्ट्रीय चेतना का विकास करके, लोगों में राष्ट्रीयता की भावना का विकास करके, है ना, आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहते थे। बस इनका मानना था कि अभी ब्रिटिश का यहां रहना जरूरी है। अगर ब्रिटिश सत्ता को अभी उखाड़ फेंक के हटा दिया जाए तो फिर पूरी अव्यवस्था आ जाएगी ना हिंदुस्तान में, भारत में। इस बात को लोग समझते थे। ये जो पूरा राजनीतिक एकीकरण वगैरह सब पूरे देश का हुआ पड़ा है, उसी से एक रूपता फैल रही है कहीं न कहीं, किसी न किसी रूप में। एक तरह की शिक्षा का विकास हो रहा है, नहीं तो ये सब ब्रिटिश सिस्टम की वजह से ही ना हो रहा है। इसलिए ये लोग कहीं ना कहीं ऐसा नहीं चाहते थे, ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंकना नहीं चाहते थे उदारवादी लोग। बस उदारवादी लोग सरकार के, ब्रिटिश सरकार के नीतियों में परिवर्तन चाहते थे। जो परिवर्तन उनके हितों के खिलाफ था, जो नियम कानून उनके हितों के खिलाफ था, उसमें परिवर्तन चाहते थे। और इसलिए अपनी मांगें समय समय पर ब्रिटिश सरकार के सामने रखा करते थे। यह उदारवादी चरण था। उदारवादी चरण के बाद अगली जो विचारधारा थी वो उग्रवादी की विचारधारा थी, उग्रवादी विचारधारा। इसमें कंपैरेटिवली युवा लोग शामिल थे। ये युवाओं की विचारधारा एक तरह से थी और इनको गरम दल कहा गया। ये लोग स्वभाव से उग्र थे और जन आंदोलन के माध्यम से जनता को आंदोलन में शामिल करना चाहते थे। ये लोग केवल प्रस्ताव, विचार, मीटिंग इत्यादि के द्वारा आंदोलन नहीं चलाना चाहते थे। ये लोग सक्रिय राजनीति करना चाहते थे और जनता को आंदोलन में शामिल करना चाहते थे ताकि ब्रिटिश सरकार पर दबाव कायम किया जा सके। यह उग्रवादी विचारधारा थी। तिलक, लाल बाल पाल कहा जाता ना, लाल मतलब लाला लाजपत राय, बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक और पाल मतलब बिपिन चंद्र पाल, और अरविंद घोष को भी जोड़ सकते हैं इसमें। यह उग्रवादी विचारधारा थी। उग्र राजनीति ये लोग चाहते थे, धरना, प्रदर्शन, हड़ताल जिसमें जनता की भागीदारी हो। ये केवल नेता आंदोलन ना चलाए, नेता जनता दोनों मिलकर आंदोलन चलाए ताकि ब्रिटिश सरकार पर यथेष्ट दबाव कायम किया जा सके। उग्रवादी विचारधारा के बाद जो तीसरी विचारधारा जो थी वो था क्रांतिकारी विचारधारा।
अंग्रेज लोग जिनको आतंकवादी कहते थे, लेकिन हम लोग उनको क्रांतिकारी कहते हैं। ये थी क्रांतिकारी विचारधारा। ये बिल्कुल युवाओं की विचारधारा थी, बिल्कुल युवाओं की विचारधारा। 20 से 30 साल के युवा इसमें शामिल थे। ये लोग देश से भावनात्मक रूप से जुड़े हुए थे, देश को अपनी मां मानते थे और अपने को उसका बेटा मानते थे, और इनको लगता था कि करोड़ों बेटों के रहते हुए हमारी भारत मां जंजीरों में बंधी हुई है, गुलाम है। हाँ, और ये लोग ब्रिटिश सरकार को हटाने में हिंसा के प्रयोग से भी अपने को पीछे नहीं रखना चाहते थे। ये लोग अंग्रेजों के दिल में दहशत फैलाना चाहते थे, और दहशत फैलाने के लिए खून खराबा इत्यादि करते थे। हाँ, बम संस्कृति इन लोगों ने अपना लिया था, बंदूक संस्कृति इन लोगों ने अपना लिया था। और उनको लगता था कि क्रांतिकारी कार्यों से ही एक ऐसा दबाव ब्रिटिश सत्ता पर कायम किया जा सकता है। उनको भय दिखाना होगा, मौत का भय दिखाना होगा, तब वो लोग छोड़ेंगे हमको, तब हम लोग को आजादी देंगे। तो ये थी क्रांतिकारी विचारधारा। हालांकि इनकी विचारधारा गैर कानूनी थी। हत्या करना, डाका डालना, गोली चलाना, इससे गैर कानूनी काम हुआ ना, इसलिए वो जन समर्थन इनको नहीं प्राप्त हुआ जो जन समर्थन बाकी गांधी जी को मिला या किसी भी अन्य कांग्रेस के नेता को मिला, क्योंकि उनका रास्ता सही था, इनका रास्ता थोड़ा गैर कानूनी था। हाँ, लेकिन जहां राष्ट्रीय आंदोलन की भावना की बात है, तो ये क्रांतिकारी विचारधारा आज भी सिहरन पैदा करती है लोगों के मन में। नहीं, हाँ, इन लोगों का योगदान जो है राष्ट्रीय आंदोलन में लाजवाब है साहब। जो जान दे देगा उससे ज्यादा क्या दे सकता है, सबसे बड़ा सेक्रीफाइस। इसलिए राष्ट्रीय आंदोलन में इनसे बड़ा कोई नहीं, अगर एक भावनात्मक रूप से सोचा जाए तो। ये अपना खून देकर, अपना बलिदान देकर देश को आजाद कराना चाहते थे। कि हमारी जान चली जाए कोई परवाह नहीं उसको, हंसते हंसते फांसी के फंदे पर लटकते थे ये लोग। नहीं, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, अब देखना है जोर कितना बाजू है कातिल में है। इस तरह की भावना के लोग थे ये। और इन विचारधारा के बारे में आगे भी बातचीत होती रहेगी आगे के क्लासेस में। इन 3 विचारधारा के अलावा अंत में आए गांधीवादी विचारधारा। और हम लोग कह सकते हैं कि गांधीवादी विचारधारा, उदारवादी विचारधारा, उग्रवादी विचारधारा, क्रांतिकारी विचारधारा, तीनों का समन्वय थी। 1915 में कल लगभग गांधी आए, और इन 3 विचारधाराओं का काल भी 1912-13 तक ही रहा। 15 में गांधी जी आए, 16 से गांधी जी की गतिविधियां शुरू हुई, और सब विचारधारा को गांधी जी ने अपने में समेट लिया और जनता को साथ लेकर, लोगों को साथ लेकर एक ऐसा राष्ट्रीय विचारधारा तैयार किया, जनता को आंदोलन में शामिल करके ऐसा जन दबाव कायम किया गांधी जी ने कि अंत में अंग्रेजों को हम लोग को आज़ादी देनी पड़ी, अंग्रेजों को हम लोग को आज़ादी देनी पड़ी। इस क्लास में इतना ही। फिर अब अगले क्लास से चलेगा कांग्रेस का गतिविधियां कैसे कैसे हुआ, हमारा राष्ट्रीय आंदोलन आगे कैसे बढ़ा। अभी तो उससे जुड़े हुए इधर उधर की थोड़ी बातें हम लोग कर रहे थे आज, है ना। हाँ, उसके बाद मूल जो हमारा प्रोसेस जो चला आंदोलन का, राष्ट्रीय आंदोलन का, वो कांग्रेस के द्वारा जो चलाया गया, उसको स्टेप बाय स्टेप हम लोग पढ़ेंगे, कैसे आज़ादी तक पहुँचे हम लोग। ये लोग पूरी बात सुनेंगे, समझेंगे, ठीक है। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा, उपयोगी लगा, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसको दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, और इस चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ कमेंट भी कीजिए, ताकि हम लोग के बीच में एक आपसी संवाद कायम हो सके। धन्यवाद।